मैं रमेश मिश्रा, अमरावती देवी इंटरमीडिएट कॉलेज, चिदरसेनपुर, वाराणसी से जीव विज्ञान के लिए आप लोगों को दूसरे चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कम एंड लिसन माय लेक्चर। टिश्यू, ऊतक के बारे में आप लोगों को बताना है। तो ऊतक होता क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचनात्मक और क्रियात्मक ढंग से एक हो, उसी को ऊतक कहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल इज सिमिलर कॉल्ड टिश्यू। यह ऊतक से ही ऊतक तंत्र, अंग और जंतुओं या जीवों का निर्माण होता है। ऊतक दो प्रकार के होते हैं। जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक और पादपों में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक को प्लांट टिश्यू भी कहा जाता है। प्लांट टिश्यू कहते हैं पादप ऊतक को। पादप ऊतक में पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको हिंदी में कहा जाता है विभज्योतक, विभाजित करने वाला ऊतक। यह तीन प्रकार के होते हैं। किसी भी पौधे में शीर्ष सिरा पर पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं वह शीर्षस्थ ऊतक कहा जाता है, और जो मध्य भाग में ऊतक पाए जाते हैं उसको अंतः पार्श्व ऊतक कहते हैं, और जो मूल में पाए जाते हैं उनको कहा जाता है मूलाग्र ऊतक। तो यही जो है शीर्षस्थ ऊतक है, शीर्षस्थ विभज्योतक, और यह है पार्श्व ऊतक, और यह है मूल ऊतक। अब शीर्षस्थ ऊतक क्या करता है? पौधों की लंबाई को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ाता है। यह तीव्र गति से विभाजित होता है, अर्थात शीर्षस्थ विभज्योतक के कोशिकाएं तीव्र गति से विभाजित होती हैं। कोशिका का विभाजन दो प्रकार का होता है, गणितीय विभाजन और ज्यामितीय विभाजन। गणितीय विभाजन में जो कोशिकाएं कोशिका विभाजन करना बंद कर देती हैं वह परमानेंट कोशिका हो जाती है, स्थिर कोशिका, और जो विभाजन करने वाली होती हैं वह विभाजित होते होते पौधे के तने को आगे बढ़ाती हैं। उसी प्रकार जो जड़ में पाए जाते हैं विभज्योतक, वह जड़ों को नीचे की तरफ जमीन के अंदर प्रवाहित करती हैं। जो पार्श्व ऊतक होते हैं, पार्श्व ऊतक पौधों में मोटाई का बढ़ाने का कार्य करती हैं। इस प्रकार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभज्योतक दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक को कहते हैं सिंपल टिश्यू, और जटिल ऊतक को कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तीन प्रकार के होते हैं सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा को हिंदी में कहा जाता है मृदूतक। इस प्रकार की ऊतक की कोशिकाओं में दो कोशिकाओं के बीच जो जगह होती है थोड़ी अधिक होती है। अधिक होने के कारण इसमें लचीलापन होता है,
पौधों में लचीलापन, डालियों का झुकना या डालियों को नीचे झुका करके फिर छोड़ देना, अपनी स्थिति में आना, यह पैरेन्काइमा टिश्यू के कारण होता है, यह मृदुतक के कारण होता है। दूसरा है स्क्लेरेन्काइमा, यह हिंदी में इसको कहते हैं दृढ़ोतक, यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती। और कोलेनकाइमा, इसको कहते हैं स्थूल कोणोतक, पौधों की मोटाई को बढ़ाती है। इनकी कोशिकाओं में अंतरावकाश या दो कोशिकाओं के बीच जो जगह होते हैं वह बहुत कम होते हैं, इसलिए यह स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ये दोनों प्रकार के ऊतक पौधों की मजबूती और मोटाई को बढ़ाती हैं। लचीलापन केवल पैरेन्काइमा मृदुतक के कारण होता है। दूसरा है कम्प्लेक्स टिश्यू। कम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। कम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम क्या करता है? जाइलम की कोशिकाएं जड़ों के अंदर मिट्टी से खनिज लवण और पानी का अवशोषण परासरण विधि के द्वारा करते हैं। इस परासरण विधि के द्वारा स्फीति दाब के कारण जड़ के द्वारा अवशोषित खनिज और जल पौधों के हरे भाग, पत्ती अथवा तने तक पहुंचती है और वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं। तो जल को और खनिज लवण को जड़ों के माध्यम से पौधों में विभिन्न भागों तक पहुंचाने की क्रिया जाइलम के द्वारा होता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पत्तियां जल को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनाने का कार्य करती हैं, भोजन बनाने के उपरांत जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, यह ग्लूकोज फ्लोएम पौधों के विभिन्न भाग, फल, तना, पत्ती और जड़ में जाकर के एकत्रित करती हैं। इस प्रकार प्लांट टिश्यू में इतने सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कार्य करके पौधों का निर्माण करते हैं। अब प्लांट टिश्यू के बाद आता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में देखिए, एनिमल टिश्यू में कितने तरह के टिश्यू होते हैं? एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। अब कोशिकाओं के समूह जो मिलकर के एक तरह का कार्य करते हों, टिश्यू कहा जाता है। अब एनिमल टिश्यू में पहला होता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। इस प्रकार की कोशिकाएं शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती हैं। शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती हैं, इसको कहते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बाद पेशीय ऊतक आती है। पेशीय ऊतक कितने प्रकार की होती हैं? पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती हैं। मांसपेशियां, हड्डियों की संख्या 206, लेकिन मांसपेशियों की संख्या 500 से ऊपर। विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। अब यह मांसपेशियों में जो पेशी ऊतक होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, रेखित और अरेखित। रेखित पेशियां क्या करती हैं? रेखित पेशियां हमारे इच्छाओं के अनुसार कार्य करती हैं। जैसे हम खड़े हैं तो रेखित पेशियों में तनाव आ गया, हम खड़े हैं। बैठना होगा, जब बैठने की इच्छा होगी तो रेखित पेशियां सिकुड़ जाएंगी, हम बैठ जाएंगे। तो रेखित पेशियां हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करती हैं, परंतु अरेखित पेशियां हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करती, वह स्वतः कार्य करती हैं। जैसे भोजन का मुख गुहा से आंत या मलद्वार तक पहुंचना, श्वसन क्रिया, नाड़ी का चलना, रक्त का दबाव, यह सब हमारी इच्छाओं पर आधारित नहीं है, यह स्वयं चलती रहती हैं। और तीसरी होती है हृदय पेशी। हृदय पेशी बहुत ही मुलायम और कोमल पेशियां होती हैं,
जो निरंतर जीवन से लेकर के मृत्यु तक निरंतर अपने निश्चित गति से चलायमान होती हैं। तो इस प्रकार पेशीय ऊतक में 3 तरह के पेशी ऊतक हुए, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। रेखित पेशियां हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करती हैं, अरेखित इच्छाओं पर निर्भर नहीं होती, और हृदय पेशी केवल हृदय में पाई जाती हैं, जो हृदय को निरंतर जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक निश्चित गति से चलायमान करती हैं। तो इस प्रकार मांसपेशी पेशी ऊतक हुए। और इसके बाद पेशी ऊतक के बाद तंत्रिका ऊतक आता है। तंत्रिका ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है। तंत्रिका ऊतक सभी संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। यह तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं से निहित होती है। तंत्रिका ऊतक वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका और मस्तिष्क। केंद्रीय तंत्रिका को रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी जो होती है नीचे से लेकर के मस्तिष्क तक, यही है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मांसपेशियों के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करके यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वहां से इस संदेश का या इस संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क इस पर अपना क्रिया करता है और पुनः आदेश देता है दूसरे मांसपेशियों को इसके विरुद्ध कार्य करने की, ताकि शरीर की सुरक्षा हो सके। इस प्रकार तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका ऊतक जो पूरे शरीर में संचालित होती है, वह संवेदनाओं को ग्रहण करके कार्य करती हैं। अब तंत्रिका ऊतक के एक कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका ऊतक के एक कोशिका को न्यूरॉन अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, एक्सान, साइटान और डेंड्रान। एक्सान, साइटान और डेंड्रान। यह होता है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ तंत्रिका ऊतक से। तंत्रिका ऊतक को कहते हैं न्यूरॉन। यह न्यूरॉन 3 भागों में बटा, साइटान, एक्सान और डेंड्रान। संरचना इसकी देखेंगे तो देखिए, यह जो है तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इसी का नाम है न्यूरॉन। बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक के एक भाग से एक तंतु के समान रचना नीचे की ओर निकलती है और नीचे की ओर निकल करके मांसपेशियों में प्रवाहित होती है। ये मांसपेशियां हैं। मांसपेशियों में स्पर्श होने मात्र से ही जो संवेदनाएं इसको प्राप्त होती हैं, यह पहुंचाता है इस केंद्रक में, और इस पर जो है शाखाएं निकली होती हैं। इसी को कहते हैं डेंड्रान। इसको कहते हैं डेंड्रान। इसका नाम है एक्सान और इसका नाम है साइटान। यह बॉडी के माध्यम से लेकर के यहाँ पहुँचती है और यह इस संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाता है। साइटान एक धागे नुमा रचना होती है जो पूरे मांसपेशियों में मकड़ी के जाले की तरह फैली होती है। यह मेन कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। उस कोशिका के भाग को एक्सान कहते हैं और एक्सान के सभी किनारों पर डेंड्रान लगे होते हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। इनसे संवेदनाएं भी ग्रहण की जाती है, आदमी को अनुभव प्राप्त होता है, भूख लगती है, सब इसी तंत्रिका तंत्र के द्वारा।
यदि तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर से निकाल दिया जाए तो आदमी कोमा में चला जाता है, उत्तेजना विहीन हो जाता है। इस प्रकार तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक, इतने प्रकार के ऊतक जंतु ऊतक के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद सिस्टम जो है आप लोगों को बताएंगे। इसमें फिर एक बार देख लीजिए, कोशिकाओं का समूह जो क्रियात्मक और रचनात्मक ढंग से एक हो उसे ऊतक कहते हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक और वनस्पति ऊतक। तो जंतु ऊतक में बता दिए आपको लोगों को, जंतु ऊतक में संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। पादप ऊतक में विभज्योतक, विभज्योतक के उपरांत शीर्षस्थ, पार्श्व और मूलाग्र ऊतक पाए जाते हैं जो पौधों में वृद्धि करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सरल और जटिल ऊतक। सरल ऊतक में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है। जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो पैरेन्काइमा पत्तों के डालियों में लचीलापन लाता है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा पौधों को मजबूती और मोटाई प्रदान करता है। अब ये दो प्रकार के हुए, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा हो गया। जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम मिट्टी से जड़ें इसी जाइलम ऊतक के कारण पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधों के हरे भागों तक पहुंचाता है, पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। और फ्लोएम पौधों के द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को लेकर के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जैसे पौधों का विकास होता हो, बाद में अधिक मात्रा में हुआ तो ये फल की रचना के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम। परंतु जंतु ऊतक में संयोजी ऊतक जो अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है, पेशी ऊतक जो मांसपेशियां हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करती हैं अथवा इच्छाओं के विरुद्ध भी कार्य करती हैं, इस प्रकार पेशी ऊतक हुए। और संयोजी ऊतक जो संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, इसको संवेदी ऊतक कहा जाता है। संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा के भाग में ही संवेदनाएं पहुंचती हैं और वहीं से निर्देश प्राप्त होता है अन्य अंगों को क्रिया के विरुद्ध कार्य करने की। इस प्रकार जो कार्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, इन कार्यों का मुख्य स्रोत केवल तंत्रिका ऊतक पर निर्भर करता है। अतः ऊतक यही हुआ, कोशिकाओं के समूह जो संरचनात्मक और क्रियात्मक ढंग से एक प्रकार का हो, उसे ही ऊतक कहते हैं। अब आइए, अब आप लोगों को सिस्टम के बारे में बताते हैं, कितने सिस्टम से हमारे शरीर की रचना हुई है, कितने सिस्टम आपस में मिल करके शरीर की रचना किए हुए हैं। तो शरीर एक सिस्टम से नहीं चला, शरीर एक फैक्ट्री के समान है, इसके अंदर बहुत से सिस्टम कार्य करते हैं। और उस सिस्टम के अंतर्गत देखिए, पहला सिस्टम, सिस्टम ऑफ ह्यूमन आर लिविंग थिंग। कितने सिस्टम है? पहला है स्केलेटल सिस्टम। इसके अंतर्गत जितने भी शरीर से हड्डियों का निर्माण होता है, शरीर का एक रूप बनता है, वह स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना, पाचन होना और अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, ये सब सिस्टम इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत वायुमंडल के ऑक्सीजन को ग्रहण करके भोज्य पदार्थों के जारण करना और ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया होती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम।
इस उपापचय के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो उसमें जो अंग कार्य करते हैं वो उसको कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जननांग। जब डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी सही ढंग से होता रहेगा तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म और अंडाणुओं का निर्माण तीव्र गति से होना शुरू हो जाएगा और आदमी के अंदर उत्तेजना जागृत हो जाएगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद आ जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आभास होना। नर्वस सिस्टम अर्थात किसी भी चीज को देख करके उत्तेजना को जागृत या आभास होने की क्रिया को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और सातवां है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यह भोज्य पदार्थ में उपस्थित मुख्य अवयव तत्वों को अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों में हृदय के माध्यम से रुधिर के द्वारा प्रवाहित करता है। इस प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत शरीर की सब पूरी क्रियाएं की जाती हैं। धन्यवाद।